तो भाई हाउस द जोश। हाई सर, हाई सर, हाई सर, हाई सर। जोश एकदम हाई रखना है भाई, फुल मोटिवेशन के साथ में। और हम एक मिशन पे चल रहे हैं, है ना। उस मिशन में पहले महीने का टारगेट क्या है? 100% अटेंडेंस, है ना। और किसी की एक आध छुट्टी भी हो गई हो, कोई बात नहीं, वो आज से ले ले टारगेट। सर मेरी बीच में टूट गया, मेरा व्रत बीच में टूट गया, तो आज से चालू है मेरी 30 दिन की 100% अटेंडेंस। मतलब एक भी क्लास मिस नहीं करनी है। वो कहते हैं ना, सो जा बेटा वरना गब्बर आ जाएगा। क्लास आ जा बेटा वरना डिस्ट्रैक्शन आ जाएगा। जो क्लास छोड़ता है उसी को डिस्ट्रैक्शन पकड़ता है, ये ध्यान रखना। और जो क्लास आता है उससे डिस्ट्रैक्शन कोसों दूर रहता है। बहुत बढ़िया। देखो वैसे भी एक चीज है जो हमेशा काम करती है, दैट इज सिंसियरिटी। जितना हम सिंसियरिटी अपने अंदर डेवलप करेंगे ना, उतना ही ज्यादा हेल्प होगा। सोचो ऑलमोस्ट, मतलब आप सोचो कंसिस्टेंसी का जो सबसे बड़ा एग्जांपल हमारे घर में ही है, हमारी मदर, है ना। मम्मी मतलब रेयरली कभी भी छुट्टी लेती है कि आज मेरा मन नहीं हो रहा, आज मैं ना नाश्ता बनाऊंगी, ना खाना बनाऊंगी, ना रात का डिनर बनाऊंगी। तुम्हारे हिसाब से देख लो, आज मैं 3 दिन की छुट्टी पे जा रही हूँ। कहीं जाना होता है वो अलग बात है, पर ऐसा नहीं कि घर में बैठे हैं और आज भाई मन नहीं हो रहा, आज मिस कर दिया। होता है क्या ऐसे? हाँ सर, हर दूसरे दिन में होता है। और मम्मी तो रोज कहती है कि यार आज मेरा मन नहीं हो रहा। हुआ क्या ऐसे कभी भी? वो तो संडे को भी। और सोचो संडे को तो और मम्मी बोलती है चलो स्पेशल बनाती हूँ आज कुछ। होता ही नहीं होता ऐसे। पापा देखो, जब भी हमारे लिए कुछ भी चीज होती है तो हमेशा आगे रहते हैं। पापा लोगों के सैक्रिफाइसेस कोई नहीं देखता है, वो एक्सप्रेस नहीं करते हैं, लेकिन वो तो यार हमारे लिए जीते हैं, हमारे लिए ही कमाते हैं। तो अभी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने साथ साथ उनके प्रति भी है ना। तो कभी भी मन हो क्लास नहीं करने का और ये नहीं करने का, तो अपने घर में अपने एग्जाम्पल देख लिया करो। मोटिवेशन के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। चलिए भाई, तो आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं अपन, है ना। और जैसे डिफरेंशिएशन एकदम सुपर स्ट्रांग हो गया, अब डिफरेंशिएशन में कुछ भी करवा लो सर, अब तो मतलब हुआ नहीं हुआ। जो अपन ने डिफरेंशिएशन जिस लेवल का पढ़ा, कॉन्फिडेंस आ रहा है डिफरेंशिएशन में, हैं। सीपीपीज भी आप लोगों ने करी, होमवर्क में दिए थी 3 सीपीपीज, हुए सवाल उसमें। तो आप सोचो कोर मैथ्स के ही आप जब इतने सवाल कर रहे हो, तो फिजिक्स जब होगी तो नेक्स्ट लेवल पे स्टार्ट, मतलब क्या ही करोगे फिर, तो आप गदर मचा दोगे एकदम। अच्छा, मेरे ना एक थॉट आया था मन में कि भाई देखो, नीट की बात करें अगर, तो नीट में सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट रहता है दैट इज मॉडर्न फिजिक्स, है ना। भाई हर साल सबसे ज्यादा सवाल आते हैं उसमें से, आते नहीं आते, ठीक है ना। तो अपन एक काम करें, एक आइडिया है, अपन मैथ्स खत्म होने के बाद में शुरुआत से मॉडर्न फिजिक्स उठा लें। मतलब सबसे गॉड चैप्टर, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला चैप्टर, और शुरू में उसी पे अल्लाह बोल देते हैं एकदम। उसका फायदा क्या होगा? पूरे साल भर एक तो वो आपके टेस्ट में आएगा, और पूरा साल मिल जाएगा उसको रिवाइज करने के लिए। जनरली क्या होता है, लोग लास्ट में कराते हैं मॉडर्न फिजिक्स को। भाई 11th 12th वाले बच्चों के साथ तो सेंस बनाता है, ठीक है, जिन्होंने आज तक ये सुना ही नहीं है कि क्या होता है। और
12th में भी करा सकते हैं, कराने में तो भाई जिन्होंने यूनिट्स ही नहीं पढ़े, थोड़े वो भी नहीं पढ़े, कुछ नहीं पता जिनको, उनके साथ सेंस बनाता है कि थोड़ा बाद में करा लो। लेकिन हमने तो थोड़ा तो इनके बारे में नाम सुन रखा है और उसको अपन बिल्कुल इंडिपेंडेंट तरीके से पढ़ेंगे, जो जो भी चीज़ उसमें काम में आने वाली है वो बता दूंगा। लेकिन मेरा मन है बेटा अपन मॉडर्न फिजिक्स पता है शुरू में कर लेते, पूरे साल भर 10 बार रिवीजन करके फिर नीट में उतरेंगे अपन, बोलो मजा ही आ जाएगा। जो सबसे ज़्यादा हाईली आस्ड है ना वो सबसे पहले तोड़ देते हैं उसको, बोलो कर ले ऐसा। पहले मैं यूनिट डायमेंशन की सोच रहा था, पर यूनिट डायमेंशन से यार फिर वो मतलब आते हैं यूनिट डायमेंशन में एक सवाल आ जाएगा, लेकिन जो इंडिपेंडेंट है मॉडर्न फिजिक्स उसको करके अपन फ्री हो जाते हैं उससे, ताकि बाद में कोई ऐसे झंझट नहीं रहेगी कि यार अभी ये नहीं हुआ ये हुआ, है ना। तो अभी प्लान कर रहा हूँ मैं आपके लिए बहुत ज़बरदस्त कोई इनोवेटिव प्लान एनके सर के साथ में मैं डिस्कस कर रहा हूँ अभी कि सर ऐसा ऐसा अपन कर सकते हैं, है ना। आज मॉर्निंग में ही सर तो 5 बजे उठ जाते हैं एनके सर, तो अब सुबह जल्दी क्लास के लिए मैं भी जल्दी उठा, तो सुबह सुबह ही एनके सर से मस्त डिस्कशन हुआ इसमें। ये बहुत फ़ायदा है, एक ही घर में रहते हैं तो ये बहुत फ़ायदा होता है, छोटे छोटे डिस्कशन तो ऐसे हो जाते हैं। तो भाई इंटीग्रेशन 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 कुछ नहीं होता, इंटीग्रेशन इतना हलवा है, लॉजिकली अपन समझते हैं। आज उसको मतलब आज उसका भी हलवा कर देंगे अपन, एकदम गाजर के हलवे की तरह से तुम्हें एकदम मस्त लगेगा इंटीग्रेशन देखना। देखो हमने क्या करा था, हमने एक पेन का बिजनेस करा था, है ना। 10 लाख पेन बेचे थे 2 रुपए के, तो भैया टोटल सेल कितने की हो गई थी, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था सर 20 लाख रुपए की। वाह क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, है ना। वैसे हमारा काम नहीं है ये, ठीक है ना। फिर अब अलग अलग रेट पे बेचे थे, तो इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, ऐसे टोटल सेल निकाल ली थी। अब सारे ही डिफरेंट डिफरेंट रेट में बेचे, 10 लाख के 10 लाख, तो हर एक की छोटे 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 नंबर्स 10 लाख बार ऐड करने पड़ेंगे, तब जाकर टोटल सेल आएगी। सिंपल, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया। अब इसका प्रैक्टिकल जो उदाहरण है भाई, जैसे हमने एक चीज़ देखी थी कि कोई बॉडी अगर 5 मीटर पर सेकंड से चल रही है, स्पीड उसकी इतनी है, 2 सेकंड के लिए चल रही है, तो आपने बताया था उसका डिस्टेंस सर 10 मीटर होगा। हमने इसका ग्राफ भी बना लिया था कि 5 मीटर पर सेकंड से चल रही है, 2 सेकंड के लिए चल रही है, तो भाई इसका जो एरिया होगा रेक्टेंगल का, देखो 5 इंटू 10, 5 इंटू 2, 5, ये 5 इंटू 2 दैट इज 10। एरिया जो है हमको डिस्टेंस दे देगा, स्पीड टाइम का एरिया हमको डिस्टेंस दे देगा, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, चलो बहुत ही अच्छी बात सर, बढ़िया भाई। पूरा रेक्टेंगल का एरिया जो है हमको वो दे देगा। फिर हमने देखा था कि मान लो किसी की स्पीड ऐसे बढ़ रही है, किसी की स्पीड बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है, और ट्राइंगल का एरिया हमको निकालना था, ये ग्राफ के अंडर अंडर का जो एरिया निकालना था, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस है 2, हाइट थी 10, तो 10 मीटर इसका आंसर आ गया। इसका एरिया हमको निकालना आता था। यहाँ पर बढ़ती हुई स्पीड से गाड़ी चल रही है, बढ़ती हुई स्पीड से गाड़ी चल रही थी यहाँ पर, तो भैया यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमने इसका एरिया निकाल लिया। लेकिन मान लो अब एक अलग ही केस हमारे पास में आ गया था कि एक गाड़ी चल रही है ऐसे, v इक्वल टू टी स्क्वायर से। ये एक एटीएम मशीन है जिसमें t डालेंगे तो v आ जाएगा। ये फंक्शन का मतलब क्या होता है, ये एक एटीएम मशीन की तरह से बिहेव कर रहा है जिसमें t डालोगे तो v आ जाएगा। 0 सेकंड पे 0 से जस्ट स्टार्ट करा था, 0.1 सेकंड पे 0.1 का स्क्वायर, 0.2 पे 0.2 का स्क्वायर, 0.5 पे 0.5 का स्क्वायर, 1 सेकंड पे 1 का स्क्वायर मतलब 1 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड पे 4 मीटर पर सेकंड, 3 पे 9, 5 पे 25, ऐसे इसकी स्पीड ऐसे बढ़ती जा रही है। अब एक बात बताओ बच्चों, हर एक क्षण, हर एक dt टाइम में क्या ये अलग अलग वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है कि सेम से कर रहा है, बताओ। फील लेते हैं पहले, इसकी फील लेते हैं, अलग अलग से ट्रेवल कर रहा है ना ये। अब हमको इसका डिस्टेंस पूछ लें, जैसे हमने पेन अलग अलग रेट पे बेचे थे, एक पेन 2 रुपए का, एक पेन 1 रुपए का, एक पेन 1.5 रुपए का, एक पेन 3.5 रुपए का, अलग अलग टाइप के पेन थे। तो यहाँ पर हर बार
अलग अलग टाइम का डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है। पहली स्पीड थी v1, तो पहला डिस्टेंस हुआ v1 dt ट्रेवल। फिर दूसरी स्पीड थी v2, तो दूसरा हुआ v2 dt। तीसरी स्पीड थी v3, तो तीसरा हुआ v3 dt। चौथी थी v4, तो v4 dt। फिर पांचवी स्पीड थी v5, तो v5 dt ट्रेवल हुआ। फिर छठी थी v6 dt। ऐसे छोटे 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 टाइम के टुकड़े कर दिए, मान लो 10 लाख टुकड़े कर दिए, तो ऐसे हमको 10 लाख सम करने पड़ेंगे। दूसरी भाषा में सोचे तो हमें इसके अंडर का एरिया निकालना पड़ेगा। ये हर जो छोटा टुकड़ा है, आप देखो v dt हो सकता है थोड़ा डाइजेस्ट करने में इसको इनिशियली डिफिकल्टी लगे, पर घबराना मत, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, ग्रेजुअली पक्का होता जाएगा। इंटीग्रेशन तो आज आप कर ही लोगे, लेकिन पहले प्रॉब्लम समझनी है कि हमें ऐसा करना क्यों पड़ रहा है। हर छोटे टाइम के लिए देखो, आप हर छोटे टाइम के लिए मान लो v dt, v ऐसे वेरी कर रही है, किसी की ऐसे वेरी कर रही है v, है ना। अगर ऐसे वेरी कर रही होती v, तो v इंटू डी टी, ये dt छोटा सा टाइम होता है, ये dt छोटा सा टाइम होता है, ये dt छोटा सा टाइम होता है, ये dt छोटा सा टाइम होता, तो और ये v होती, तो ये v इंटू डी टी, ये एरिया हो जाता छोटू एरिया, ये एरिया हो जाता v इंटू डी टी, है ना। ये मान लो v3 है, तो v3 इंटू डी टी। ये मान लो v70 है यहाँ पर, और ये डी टी टाइम, तो ये एरिया हो जाता v इंटू v70 इंटू डी टी। ये v 1 लाख है, तो v 1 लाख इंटू डी टी। तो आपको ऐसे छोटे छोटे v dt जोड़ने पड़ते हैं इस पूरे एरिया को निकालने के लिए, इस पूरे एरिया को छोटे छोटे टुकड़े करके, वो डायलॉग है ना, छोटे छोटे टुकड़े करके डैश को खिला दूंगा। तो छोटे छोटे टुकड़े करके, अब यार ये तो डिफिकल्ट टास्क हो गया। ये कोई 10 लाख सम बैठने करेंगे तो अगले जन्म में डॉक्टर बनेंगे, अगले जन्म में इंजीनियर बनेंगे। फिर तो हम न्यूटन भाई साहब के पास गए, देखो यार हमें इसके अंडर का एरिया चाहिए अगर v इक्वल टू टी स्क्वायर है तो। उन्होंने कहा अच्छा, हमें छोटे छोटे हमने उनको कहा हमें सम करना है, किसका सम करना है, v1 dt, v2 dt, v3 dt, v4 dt, v5 dt, ऐसे सम करना है हमको। अच्छा, तो उन्होंने कहा आपको सम करना है v इंटू डी टी का, सम करना है v इंटू डी टी का, और v कितना है, टी स्क्वायर है आपके केस में अभी। हमने कहा हाँ। उन्होंने कहा मैं शॉर्ट फॉर्म लिखूंगा इसकी। हमने कहा शॉर्ट फॉर्म, लॉन्ग फॉर्म, मिडिल फॉर्म, जो तुम्हें मर जाए लिखो यार। तो उन्होंने कहा सम करना है ना तुम्हें, ठीक है, v डी टी का मैं सम निकाल के लाता हूँ, फिर वो लेबनीज भाई साहब को पकड़ के चले गए अंदर, है ना। 2-4 साइंटिस्ट और ले गए, पहाड़ों में चले गए, कमरा बुक करा लिया, कमरा बंद कर लिया। 2 महीने के अंदर कमरे के अंदर में कुछ तो तिकड़म बिठाई और फिर बाहर आए, चलो भाई साहब हम सम निकाल के आ गए हैं। हमने कहा क्या सम लाए भाई तुम, क्या सम लाए तुम बताओ। तो उन्होंने एक बात बोली, बहुत गजब, ध्यान से सुनना देखो, कि यार तुमने पहले कमरे में भेजा था मेरे को, क्या करने भेजा था पहले कमरे में, पिछली बार जब भेजा था, कि छोटे छोटे टुकड़े में निकालनी हो कोई चीज, छोटे छोटे टुकड़े में कोई सी चीज निकालनी हो तो क्या करेंगे, रेट ऑफ चेंज छोटे टुकड़े में निकालनी हो तो करेंगे। तो मैंने डिफरेंशिएशन निकाला था, हमने बहुत दिमाग लगाया, हमें एक बात समझ में आई, पहले तुम बड़े से छोटे पे पहुंचे थे, आज बोल रहे हो छोटे से बड़े पर पहुंचना। पहले तुम बड़े से छोटे टुकड़े पे पहुंचे थे, आज छोटे छोटे टुकड़े से बड़े टुकड़े पे पहुंचने की बात कर रहे हो। तो जो काम हमने पहले किया था डिफरेंशिएशन में, तुम एग्जैक्टली उसका उल्टा काम सम करने का काम बोल रहे हो, सम करने का काम हमको बोल रहे हो। पहले तुमने टुकड़े कराए थे, अब टुकड़ों को जोड़ने का बिल्कुल उल्टा काम। तो देखो तुम हमसे ये काम करवा रहे हो, तुम हमसे सम करवा रहे हो। हमने कहा अबे क्या कर रहे हो तुम, ये सांप कहाँ से लिया है कमरे में से, अबे हमने तुम्हें सम भेजा था, तुम ये लिया है। तो न्यूटन साहब ने कहा यार लेबनीज की राइटिंग बड़ी खराब है, तो मैंने तो उसको सम दिया था, लेकिन उसने एस जल्दीबाजी में लिखते लिखते एस का ये कर दिया। हमने कहा अच्छा, ओ तो ये तुम्हारा एस है ये,
अबे इतनी गंदी राइटिंग तो डॉक्टर भी नहीं लिखते, एस को कौन ऐसे बनाता है? लेकिन एक्चुअली में एस का ये मामला हो गया, ये सम करना था उनको और उसका इन्होंने ऐसा साइन बना दिया, एस के बदले सांप आ गया यहाँ पर। कोई बात नहीं, हमने कहा ठीक है तुम माई बाप हो, जो तुमने करा वो असल है भैया, साइंटिस्ट लोग हो, तुम्हारी बात कैसे डाल सकते हैं। आज से हम भी गंदी राइटिंग में एस को ऐसे ही लिखेंगे, बढ़िया। अब देखो, अब जैसे v था टी स्क्वायर, अब v था टी स्क्वायर, तो पता है उन्होंने एक बात बोली कि इसको हम बोलेंगे, इसको हम सम करने के प्रोसेस को बोलेंगे, सम करने के प्रोसेस को हम बोलेंगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना, इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना, छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ना। जैसे 10 लाख पेन का सेल अपन निकाल रहे थे, हर एक की रेट से मल्टीप्लाई करके, तो भाई वहाँ पर जो है सम कर रहे थे, वो भी इंटीग्रेशन ही है। ये जोड़ना भी इंटीग्रेशन है, हर जोड़ने वाली चीज़ को इंटीग्रेशन बोल सकते हैं। समेशन और इंटीग्रेशन मोटे मोटे तौर पे एक ही बात है। सर चलो फील आ गई, अब मजे की बात, इसको करना सीखते हैं। देखो मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ, मैं आपको डायरेक्ट रटवा क्यों नहीं रहा हूँ, चल बेटा रट्टा मार ले, x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n+1/n+1, वो रट तो लोगे, लेकिन आपको आगे चल के फिजिक्स में हमेशा दिक्कत आएगी कि कब इंटीग्रेशन करना है, कब इंटीग्रेशन नहीं करना है। बोलो दिक्कत आती नहीं आती ऐसी? जीवन में यही तो समझ में नहीं आता ना, कब इंटीग्रेशन करना है। कहाँ अटकते हो अभी तक, कहने के लिए इतनी फिजिक्स पढ़ ली, लेकिन जैसे ही इंटीग्रेट आता है हाथ पैर फूल जाते हैं, क्योंकि हमने उसको रॉ फॉर्म में कभी देखा ही नहीं है जो आज अपन देख रहे हैं। इसका जन्म क्यों हुआ? जब किसी चीज़ के बारे में बेसिक से पता होता है ना, तो उसमें कभी भी आपका कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होता है ना। तो भाई अब इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना। अब जो उन्होंने पूरी थ्योरी बनाई ना, आज मैं आपको ऐसे बताने वाला हूँ, आपको इंटीग्रेशन में हो सकता है एक भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़े, लेकिन फिर भी अपन कुछ थोड़े थोड़े से फॉर्मूले तो याद करेंगे। इसका बेसिक पता है क्या है? उन्होंने एक बात बोली कि यार डिफरेंशिएशन का उल्टा है ये, डिफरेंशिएशन का उल्टा है ये, उल्टा। तो इसको हम एंटी डेरिवेटिव भी बोलेंगे, एंटी डेरिवेटिव भी बोला जाता है इंटीग्रेशन को, इंटीग्रेशन को एंटी डेरिवेटिव भी बोला जाता है ना। एंटी डेरिवेटिव का मतलब होता है इंटीग्रेशन, ठीक है ना, अभी सब लिख लेंगे एक साथ। लेकिन अब हमने कहा यार ये सब तो ठीक है, हमें फिजिक्स की फील समझ में आ गई कि जब छोटे छोटे टर्म्स को जोड़ना होता है तो इंटीग्रेट कर देते हैं, बहुत बढ़िया। लेकिन भाई साहब अब t² dt का इंटीग्रेशन तो बताओ। जो मेन प्रॉब्लम थी भाई, आपने हेडिंग तो लिख ली, और हेडिंग भी कितनी प्यारी आई है, आप देख रहे हो अपनी हेडिंग भी जो है वो बिल्कुल फिजिक्स से मिलती जुलती होती है, फील के साथ में होती है अपनी हेडिंग भी, है ना। तो अब देखो हमें क्या करना है, हमें इंटीग्रेशन करना सीखना है। अब ध्यान से सुनना, देखो कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। इंटीग्रेशन मतलब होता है कंटिन्यूस समीशन, इंटीग्रेशन का मतलब होता है लगातार जोड़ना, ठीक है ना। तो भाई x से v पर डिफरेंशिएट करके पहुंच रहे हैं, v से x पर इंटीग्रेट करके पहुंचेंगे, ठीक है, ये सब बाद में समझेंगे। लेकिन पहले ये देखेंगे कि अब हमको अब थोड़ा सा फॉर्मूले की तरफ जाते हैं। हमारे पास एम था इंटीग्रेशन t² dt करना, इंटीग्रेशन t² dt करना। भाई v dt था, v की वैल्यू t² थी, हमें इस चीज़ को इंटीग्रेट करना है। अब हम इसके मैथ्स पे जा रहे हैं। फिजिक्स तो हमको समझ में आई कि यार जिस चीज़ को जोड़ना हो ना मोटे मोटे तौर पे, उसको इंटीग्रेशन बोलते हैं। अब हमें इसका फॉर्मूला निकालना है, अब हमें इसकी मैथ्स प्रैक्टिस करनी है, अब हमें इंटीग्रेशन के फॉर्मूले अच्छे से निकालना सीखना है। तो फिजिक्स का पार्ट क्लियर हो गया सबको। जब भी छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ने की बात आए वहां पर इंटीग्रेशन करा जाता है ना। इसको सवालों में भी उतारेंगे अभी अपन। अब उसका मैथ्स का पार्ट पक्का करते हैं। अब देखो, अब उन्होंने कैसे दिमाग लगाया कि भाई इसका आंसर क्या आना चाहिए। उन्होंने इसको ऐसे दिमाग लगाया, जब ये डिफरेंशिएशन का उल्टा है, ये डिफरेंशिएशन का उल्टा है, तो चलो मैं आपसे पूछता हूं, मुझे ऐसा टर्म बताओ, मुझे ऐसा टर्म बताओ, थोड़ा मुश्किल बात पूछ रहा हूं आपसे,
मुझे ऐसा टर्म बताओ जिसको डिफरेंशिएट करें तो टी स्क्वायर आंसर आए। मैं किस चीज को डिफरेंशिएट करूं, मैं किस चीज को डिफरेंशिएट करूं कि उसका आंसर टी स्क्वायर आ जाए, उसका आंसर टी स्क्वायर आ जाए। मुझे यहां पर टी स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है। तो सर आप डिफरेंशिएट करो, आप डिफरेंशिएट करो, वेरी गुड सर, आप डिफरेंशिएट कर दो टी क्यूब बाय 3 को। टी क्यूब बाय 3 को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/3 बाहर आएगा, 1/3 बाहर आएगा। इसको डिफरेंशिएट करो टी क्यूब को, n टी की पावर n माइनस 1, 3 से 3 कटेगा और ये आ जाएगा टी स्क्वायर। तो न्यूटन भाई साहब ने बोला देखो टी क्यूब बाय 3 को, टी क्यूब बाय 3 को आप अगर डिफरेंशिएट करोगे, अगर आप टी क्यूब बाय 3 को डिफरेंशिएट करोगे, टी क्यूब बाय 3 को डिफरेंशिएट करोगे तो आंसर आएगा टी स्क्वायर। तो भाई उन्होंने एक बात बोली, क्योंकि डिफरेंशिएशन का उल्टा है इंटीग्रेशन, तो आप टी स्क्वायर को इंटीग्रेट करोगे, टी स्क्वायर को इंटीग्रेट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा टी क्यूब बाय 3। फील आ रही है? टी क्यूब बाय 3 को डिफरेंशिएट करोगे तो आंसर टी स्क्वायर आएगा और टी स्क्वायर को इंटीग्रेट करोगे तो आंसर टी क्यूब बाय 3 आ जाएगा। तो पता है इंटीग्रेशन हमेशा अपन चेक भी कर सकते हैं एक बार को। इंटीग्रेशन के सवाल कभी आपके गलत होंगे ही नहीं, आप हमेशा उसको चेक कर सकते हो कि मेरा इंटीग्रेशन का आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेकिन रुको अब जरा, ऐसे बार बार सोचना कि यार इसका आंसर टी क्यूब बाय 3 आएगा, ऐसे उल्टा सोचना, इसमें टाइम बहुत लगता है। टाइम लगा इसमें आपको सोचने में, एकदम से आंसर नहीं आया ना। ऐसे उल्टा सोचने में टाइम लगा ना यार, अब मेरे को क्या डिफरेंशिएट करूं कि टी स्क्वायर आ जाए, फिर क्या डिफरेंशिएट करूं कि टी आ जाए, फिर क्या डिफरेंशिएट करूं कि टी 4 आ जाए। ऐसे बार बार उल्टा करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा, तो लोगों ने कहा यार अपन एक काम करते हैं, इंटीग्रेशन के भी रूल्स अलग से पढ़ लेते हैं। इंटीग्रेशन के भी रूल्स अलग से पढ़ लेते हैं कि अगर हमको इंटीग्रेट करना है, जैसे अब x के टर्म में बात करते हैं सारी, अपन t के टर्म में बात नहीं कर रहे, x के टर्म में करते हैं अपन बात अब। तो भाई अगर अपने को इंटीग्रेट करना है x स्क्वायर dx, यहाँ पर भी मसाले सेम होने चाहिए, x है तो यहाँ पर भी dx आएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा x क्यूब बाय 3। लेकिन अब ऐसे हर एक का फॉर्मूला क्या तो नहीं रटेंगे अपन, एक काम करते हैं जनरल बात कर लेते हैं, जनरल बात कर लेते हैं। तो एक काम करते हैं, फिर एक फॉर्मूला है जो पहले नंबर का फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का, कि अगर x की पावर n हो, और उसको मैं इंटीग्रेट करूँ dx से मल्टीप्लाई करके, उसको अपन इंटीग्रेट करें dx से मल्टीप्लाई करके, तो उसका आंसर जो हमने बचपन में रटा होगा शायद, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 डाल के देख लो, n की वैल्यू 2, x स्क्वायर x 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, ये इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। अब लोगों ने इसमें एक बात उठाई कि यार देखो आपने बोला डिफरेंशिएशन का उल्टा है, ठीक है, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे x स्क्वायर आएगा। लेकिन लोगों ने बोला यार अगर हम यहाँ पर 5 जोड़ दें, इसको भी अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएशन इसका तो 0 आएगा, 5 का डिफरेंशिएशन कितना आएगा 0, तो इस वाली क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन भी x स्क्वायर आएगा। भाई आप डिफरेंशिएट अगर करोगे x क्यूब बाय 3 प्लस 5 को, तो आंसर x स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा, बताओ, बोलो आएगा कि नहीं आएगा। इस 5 का डिफरेंशिएशन तो 0 है, इसलिए इसका आंसर भी x स्क्वायर आएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा, आएगा सर। इस 5 के बदले अगर 50 ले लेते तो सर तो भी वही आता। इस 5 के बदले अगर इस 50 के बदले 150 ले लेते तो भी आता।
इसका मतलब अगर आप एक कोई कांस्टेंट टर्म भी जोड़ दोगे, कांस्टेंट टर्म भी जोड़ दोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए इंटीग्रेशन में ये प्लस सी लिखा जाता है, जहां पर सी कहते हैं कोई सी भी कांस्टेंट टर्म हो सकती है, एनी कांस्टेंट टर्म। ये एनी कांस्टेंट टर्म ये हो सकती है, एनी कांस्टेंट टर्म, एनी कांस्टेंट टर्म, ठीक है ना। तो भाई इसलिए यहाँ पर कोई सी भी कांस्टेंट टर्म एक आ सकती है, ठीक है ना। सो दिस इज अ कांस्टेंट टर्म। ये हमारे उतने काम नहीं आएगी, ये मैं बताऊंगा क्यों ऐसा, पर अभी के लिए मैथ्स को प्रॉपर लिखने के लिए तो अब हमें क्या उल्टा करने की ज़रूरत नहीं है कि यार मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा तो x की पावर n आएगा, तो x की पावर n को इंटीग्रेट करूँगा तो ये चीज़ आएगी। अब बार बार इसको हमें रटने की, बार बार उल्टा सोचने की ज़रूरत नहीं है। हम अब इंटीग्रेशन का हमने सबसे पहले नंबर का जो फॉर्मूला है वो सीख लिया कि x की पावर n का इंटीग्रेशन अब डायरेक्ट लगाएंगे अपन, x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस सी होता है। आया, फील आई समझ में कि इंटीग्रेशन का फॉर्मूला ऐसा क्यों आया। देखो आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो x की पावर n ही आएगी। चेक कर लेना इसको डिफरेंशिएट करके। अब यहाँ पर एक चीज़ और है, एक चीज़ का और ध्यान रखना है। अब डिनोमिनेटर में क्योंकि n+1 है तो यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है, n-1 के बराबर नहीं होना चाहिए। बस n-1 के बराबर हो गया तो बड़े लफड़े हो जाएंगे, या जीरो हो जाएगा। डिनोमिनेटर में जीरो आ जाता है भैया, पाप हो जाता है बहुत बड़ा। तो डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए, n-1 नहीं होना चाहिए। बाकी सबके लिए ये फॉर्मूला लगेगा, बाकी सबके लिए ये फॉर्मूला लगेगा। आया समझ में सबको। इस सी की चिंता नहीं कर रही है, ये सी देखो वैसे भी सी टाइप के लोगों की चिंता हमें नहीं करनी चाहिए, ठीक है। वो अपनी दुनिया में पता नहीं उल जलूल काम करते रहते, समझ गए, ठीक है। इसको ऐसा का ऐसा ही छोड़ दो, इसको ऐसा का ऐसा छोड़ दो, इससे निपटने के बाद में तरीका बता दूंगा आपको, ठीक है ना। तो n बराबर -1 नहीं होना चाहिए, राइट। देखो आज शायद आपकी कुछ बच्चों को बेसिक मैथ्स में प्रॉब्लम आ रही थी, या कुछ का छूट गया था, जो लेट आए थे कुछ बच्चे, कोई बात नहीं, उनकी शायद आज शाम को क्लास लगाइए वापस से, है ना। तो भाई देखो हम बहुत सीरियस है बच्चों कि किसी भी बच्चे का कुछ छूट जाता है तो उसको कैचअप कराने के लिए, कवर अप कराने के लिए टीम बहुत मेहनत कर रही है। नहीं तो आपको बिल्कुल आसानी से एक बात बोली जा सकती थी कि यार बेटा पुराने लेक्चर हैं उसमें से देख दुखा के ख़त्म कर लो, आपकी हेडेक है वो, नहीं। लेकिन एनके सर देखो बहुत पर्टिकुलर हैं कि किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो जिनका बेसिक मैथ्स कमज़ोर है, दोबारा भी पढ़ना चाहते हैं या छूट गया है, आपके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस उसकी लग रही हैं, है ना। तो इसमें एक चीज़ हमें रखनी है, एक काम अपन कर सकते हैं, आप है ना फिजिक्स नोट्स की 2 कॉपीज़ बना लें। फिजिक्स नोट्स की 2 कॉपीज़ आप बना लें। उसमें जब पैरेलल में जिन बच्चों की, जैसे पैरेलल में जब भी चलेगी ना तो 2 कॉपीज़ ही काम आएंगी। मान लो कभी फिजिक्स भी पैरेलल होती है ना, किसी दिन फिजिक्स की भी 2 क्लासेस आएंगी, कभी जब 4-4 क्लासेस आपकी लगेंगी, क्योंकि हमें जल्दी सिलेबस खत्म करना है ताकि हम 4 बार रिवीजन कर पाएँ। 4 बार रिवीजन एम है अपना। तो उसमें क्या करना, एक पैरेलल कॉपी चला के रखो। मान लो कभी ऐसा टाइम आया 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, जब आपकी 2 फिजिक्स चली, कोई एक टॉपिक फिजिक्स 1 में चल रहा है, कोई दूसरा टॉपिक एकदम इंडिपेंडेंट, मान लो एक साइड 12th की फिजिक्स का चल रहा है और एक साइड सपोज करो एनी इंडिपेंडेंट टॉपिक ऑफ क्लास 11 चल रहा है। ऐसा मतलब कभी ऐसा टाइम भी आ सकता है, कुछ 15-20 दिन, 1 महीने। तो जब 2 फिजिक्स चले तो 2 पैरेलल कॉपीज नोट्स की बना लेनी चाहिए। वैसे भी ऐसा तो है नहीं कि एक नोट्स की कॉपी में आपके सारे फिजिक्स के नोट्स आ जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा भाई। आपकी 5-6 कॉपीज तो वैसे ही बनती है भाई, आपकी 4 कॉपीज तो फिजिक्स नोट्स की बनेगी, सही ना, ठीक है। तो उसको पैरेलल कॉपी में कर लें अपन उसमें, ठीक है। और जिन्होंने कर लिया, जिनका स्ट्रांग हो गया, उनको वो एक्स्ट्रा क्लास अटेंड करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। इतनी मेहनत करनी है हमको कि बस अगले साल जो एग्ज़ाम होने वाला है ना उसको अपन फोड़ दें।
आप चिंता ही मत करो, पूरी इसरल की टीम आपके साथ लगी हुई है। कल मैंने बात करी थी सैफ भैया से फ़ोन पे और प्रबल भैया से। सैफ भैया जो एम्स दिल्ली में है, मैंने कहा भैया कैसा रहा 1 साल? मैंने कहा सर बहुत ही ज़बरदस्त। फिर प्रबल से बात करी, वो एम्स भोपाल में है, तो उसने बोली सर पहले मेरे को लग रहा था मैं एम्स दिल्ली पहुंच जाता तो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि यार वो ना एक क्वेश्चन से रह गया वो बस। भाई उसके लास्ट ईयर 706 नंबर आए थे प्रबल के, और सैफ के आए थे 710। तो प्रबल के ना मन में बहुत थी शुरू में, मेरे को भी याद है जब उसकी काउंसलिंग भी थी, अरे सर दिल्ली रह गया, दिल्ली रह गया। मैंने कहा अबे तू एम्स जा रहा है, खुश होके जा बेटा। बहुत दुख हुआ था उसको शुरू में कि अरे सर मतलब दिल्ली रह गया, जब काउंसलिंग का टाइम रहता है। पर उसने अब जब 1 साल हो गया, भाई पिछले साल गए थे, अब जब 1 साल हो गया तो उसने बोला सर कि इतना बढ़िया लग रहा है सर, अब मतलब मैं तो फ़ैन हो गया कॉलेज का। मैंने कहा यार मैं एम्स दिल्ली तो घूम लिया, एम्स भोपाल नहीं घूमा, भोपाल आऊँगा तो घुमा देगा ना? उसने कहा सर बिल्कुल पूरा कॉलेज घुमाऊँगा, प्लस सिटी भी घुमा दूँगा आपको। तो मैं तो यार पुराने बच्चे बहुत एम्स दिल्ली गए थे तो सैफ ने घुमाया था, अब तुम भी जाना नालायक तो घुमा दोगे ना फिर? ऐसा तो नहीं है ना सर आज मेरी डेट है, सर आप गलत डेट पे आ गए हो। अगर मैंने अपनी डेट को बोल दिया कि मेरे सर इस डेट पर आ रहे हैं, तो मेरी डेट आज के बाद मुझे कभी भी डेट नहीं देगी। इसलिए सर नालायकों, अगर ऐसा बोला तुमने तो वहीं आकर कॉलेज में ही कान पकड़ के हॉस्टल से लेके आऊँगा तुम्हें। तो डिफरेंशिएशन का प्रोसेस छोटा 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 रेट ऑफ चेंज, और इंटीग्रेशन छोटे छोटे को बड़ा करना, दोनों एक दूसरे के रिवर्स हैं। इसलिए तो अगर तुम कभी पढ़ा हो पोजीशन को डिफरेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी आती है, पोजीशन से वेलोसिटी पे पहुंचते हैं डिफरेंशिएशन के मीन से, और वेलोसिटी को इंटीग्रेट कर देते हैं तो वापस पोजीशन से पहुंच जाते हैं। तो पोजीशन से डिफरेंशिएशन से वेलोसिटी पहुंचे, वेलोसिटी से इंटीग्रेशन पे वापस से पोजीशन पे पहुंच गए। ऐसा रिश्ता होता है फिजिकल क्वांटिटीज में। चार्ज और करंट में भी ऐसा ही है, चार्ज को डिफरेंशिएट करा तो करंट पे पहुंच गए, करंट को इंटीग्रेट करा तो चार्ज पे पहुंच गए। फील आई? और रिश्ते बताओ तो, और ऐसे रिश्ता कौन बताएगा, और ऐसी क्वांटिटी का कौन रिश्ता बताएगा? चलो हैंड्स अप करो। जैसे मैंने चार्ज और करंट, पोजीशन और वेलोसिटी का बताया, ऐसी रिश्तेदारी 2 क्वांटिटीज में और कौन बताएगा? चलो हैंड्स अप करो। चलिए हमारी तितिर्षा जी से पूछते हैं। गुड मॉर्निंग बेटा। सर हम वेलोसिटी को अगर डिफरेंशिएट करें तो एक्सीलरेशन आएगा, और एक्सीलरेशन को अगर डिफरेंशिएट करें तो वेलोसिटी ऊपर चलता है। वेरी गुड। तो वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करा तो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करा तो वेलोसिटी। बहुत बढ़िया, शाबाश। और बच्चों ने चैट में बता दिया फोर्स एंड मोमेंटम, वर्क एंड पावर, वेरी गुड। अब लिखो रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन, अब लिखो रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन। अब सीधे लिखो नेक्स्ट हेडिंग, रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन, रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन। जिसमें पहला रूल है x की पावर n dx इज इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 अपन n प्लस 1 प्लस c। ठीक है, जहां पर c कांस्टेंट टर्म है और n नॉट इक्वल टू -1 पूरा लिखना है ना। ये तो एग्जाम्पल हो गया, इसको एग्जाम्पल बाद में लिख लेना, पहले ये लिखो, पहले ये लिखो। तो इसमें भी हमें सेम अब प्रैक्टिस करनी है। अब हमने फिजिक्स की पूरी फील ले ली, अब हम प्योर मैथ से सीखेंगे आंसर कैसे निकालना है इस फॉर्मूले को यूज करते हुए। हमने काफ़ी टाइम स्पेंड करा फील लेने में ताकि हमारी गलती ना हो। अब हम प्योरली इसको कैलकुलेट करेंगे जैसे हमने डिफरेंशिएशन की प्रैक्टिस करी थी। अब धड़ाधड़ 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 हमें इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस करनी है। आपको मैं इसमें बहुत सारी CPPs दे दूंगा, मतलब उनमें बहुत सारे सवाल दे दूंगा, आप भर भर के इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस करना। चलो तो भाई x² dx x की पावर 3 प्लस 3 प्लस 5 या c है ना, ये मतलब एक c, इसको यहाँ पर c लिख लो, ठीक है ना, इसको यहाँ पर प्लस c लिख लो। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल और करते हैं।
हमें कुल मिला के n ढूंढना है। n कितना है? n कितना भी हो सकता है, बस -1 नहीं हो सकता है। n कितना भी हो सकता है, बस -1 नहीं हो सकता है। तो चलिए भाई, अब सबसे पहले शुरुआत करते हैं। खटाखट खटाखट इंटीग्रेशन x dx, इंटीग्रेशन x dx। सर x dx मतलब x की पावर कितनी है? 1। x की पावर कितनी है? 1। x की पावर है 1, तो n की वैल्यू हो गई 1। तो ये हो जाएगा x की पावर, हाँ तो चलो n की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 1 है ना। तो चलो x की पावर है ना 1 + 1 n + 1 अपॉन n + 1 प्लस c से बाद में निमटते रहेंगे, c लगा देंगे बस। तो ये कितना आ गया? x²/2 प्लस c, x²/2 प्लस c। आ गया सबका आंसर। ये फॉर्मूला लगाना आया सबको? ठीक है, अब क्विकली इसकी प्रैक्टिस अपन चालू कर देते हैं, क्विकली इसकी प्रैक्टिस अपन चालू कर देते हैं। देखो अभी अपन है ना, तो x² dx निकाल लिया हमने। अब चलो ठीक है ना, तो ये एग्जाम्पल नंबर 3 ये हो गया। एग्जाम्पल नंबर 3 इसको लिख लो, इसको वापस से लिखने की जरूरत नहीं है, ये हमने ऑलरेडी कर लिया। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 था, इसका आंसर आ रहा था x³ + 3 c। चलो अब आप x की पावर 3/2 dx निकालो। x की पावर 3/2 भी हो सकती है। सर फ्रैक्शन में तो बड़े मुश्किल आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, x की पावर -7 निकालो, x की पावर -7 निकालो, सब करते चलो। ये एग्जाम्पल नंबर 4। फिर एग्जाम्पल नंबर 5 इंटीग्रेशन x की पावर, अब मैं अगर इसको ऐसे करूं 1/x² dx, तो पहले न्यूमरेटर में लाना, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन x की पावर -2 dx, इसको सॉल्व करना है ना। फिर सर इंटीग्रेशन √x dx, मतलब √x का मतलब x की पावर हाफ, तो इंटीग्रेशन x की पावर हाफ dx। सर दिमाग ही नहीं लगाना है, n की वैल्यू है 3/2, n की वैल्यू है 3/2, तो पहले चुपचाप फॉर्मूला लिख दिया n+1 अपॉन n+1 बस प्लस c। तो ये हो जाएगा x की पावर 5/2 और नीचे आ जाएगा 5/2। तो भाई नीचे पड़ा हुआ है 5/2 और इधर पड़ा हुआ है x की पावर 5/2। तो भाई साहब कोई दिक्कत नहीं है, 5/2 उचक के ऊपर आएगा तो ये बन जाएगा 2/5 x की पावर 5/2 प्लस c, पूरे में c जुड़ जाएगा। ठीक है, जोड़ो तो जोड़ो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। सबका आया ये वाला आंसर? 3/2 से घबराना नहीं है, अब इसमें घबराना नहीं है। x की खोपड़ी पे कुछ भी पड़ा हो, इट्स जस्ट अ खोपड़ी, -1 नहीं होना चाहिए, बस ये देख लेना। -1 अपने आप तुम्हें नीचे 0 मिल जाएगा, तुम्हारी एंटीने तुम्हारे खड़े हो जाएंगे, और यार नीचे -1 तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, चलो वेरी गुड। अब 1/x² है, इसको ऐसे नहीं करना है, इसको पहले ऊपर लेके जाना है, न्यूमरेटर में ले जाना है। अब यहाँ पर n की वैल्यू -2 है, कोई दिक्कत नहीं है, तो x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c, वी विल सी व्हाट इज दिस c, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो ये कितना आ गया? -2 + 1 x की पावर -1 अपॉन नीचे पड़ा हुआ है -1 प्लस c। -1 को ऊपर ले जा सकते हैं, माइनस हो जाएगा है ना। x की पावर -1 वुड बी 1/x, तो -1/x प्लस c, ऐसे भी लिख सकते हो इसको। आ गया सबका? ये देखो -2 था, -2 + 1 -2 + 1, तो -1 बच गया, नीचे -1 बच गया, काम खत्म हो गया। बिल्कुल इसको मैथ्स की तरह से करना है, इसमें फील नहीं लेनी है, इसमें समझदारी इस बात में कि x की पावर दिख गई ना हमको, बस x की पावर दिख गई ना हमको बस। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें, अगर अपन इस चीज को सॉल्व करें, x की पावर हाफ का इंटीग्रेशन, x की पावर हाफ +1 अपॉन हाफ +1, c लास्ट में लगा देंगे, तो x की पावर 3/2, नीचे का 3/2 उचक के ऊपर आएगा 2/3 बन जाएगा। आ गए हो क्या आंसर? सबको मचा रहे हो, वेरी गुड। ठीक है,
एक्स की पावर -7 का इंटीग्रेशन, भैया एक्स की पावर -7 का इंटीग्रेशन, तो भैया n की वैल्यू -7 है इसमें, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक्स की पावर -7 + 1 अपॉन -7 + 1, एक्स की पावर -6 अपॉन -6 प्लस सी, बस काम खत्म। सी बाद में जोड़ दो, हो गई हो सॉल्व। अब थोड़ा सा डिफिकल्ट देता हूँ, देखो है ना। अब देखो थोड़ा सा डिफिकल्ट एग्जाम्पल, अब दिमाग मत लगाना है इसमें बिल्कुल भी, फॉर्मूला लगाना है इसमें, दिमाग मत लगाना। इंटीग्रेशन एक्स की पावर 0 इंटू डी एक्स, एक्स की पावर 0 इंटू डी एक्स, एक्स की पावर 0 करो सर, फॉर्मूला 0 में भी लग जाएगा, बिल्कुल लगेगा। एक्स की पावर 0 + 1 अपॉन 0 + 1 प्लस सी, तो एक्स की पावर 0 + 1 मतलब x अपॉन 1, तो दैट इज x। और x की पावर 0 कितना होता है वैसे, तो हम क्या कर रहे थे यहाँ पर, हम निकाल रहे थे इंटीग्रेशन 1 dx। इसको सिंपली इंटीग्रेशन dx भी लिख सकते हैं। यहाँ जब कुछ नहीं हो मतलब यहाँ 1 है, आपको ये वाली टर्म बहुत बार दिखेगी, ये ध्यान रखना, ये वाली टर्म बहुत बार दिखेगी आपको। नो रट्टा, इसमें रटा नहीं रहा हूँ मैं आपको, इसमें रटना नहीं है, नो रट्टा, ओनली समझना। इंटीग्रेशन dx मतलब 1 है यहाँ पर, 1 है यहाँ पर, और ये हमारे पास में x आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन 1 dx, 1 मतलब x की पावर 0, x की पावर 0 पे भी फॉर्मूला लगता है x की पावर 1 अपॉन 1 मतलब x, ठीक है। अब इसकी फील देता हूं, देखो आपको मैं इसकी फील देता हूं, ध्यान से सुनना, देखो इसकी फील देता हूं आपको। इसकी फिजिक्स की फील भी है, मैथ्स की फील बोल लो, फिजिक्स की फील बोल लो, किसी की भी बोल लो। जब आप छोटे छोटे dx को जोड़ोगे, सिर्फ ये इसमें लेना फील, जब आप छोटे छोटे dx को जोड़ोगे तो वो x ही तो बनेगा। छोटू आप एक शक्कर के मॉलिक्यूल्स को जोड़ोगे, छोटे छोटे शक्कर के मॉलिक्यूल्स को जोड़ते जाओगे, तो एक शक्कर का दाना ही तो बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा। इसलिए छोटू dx को जोड़ रहे हैं तो एक पूरा x हमको मिल गया। फील आई क्या? इसलिए इंटीग्रेशन dx होता है x। तो बताओ इंटीग्रेशन dt कितना होगा? अब यहां मैंने dt बोल दिया सर, जब dx का इंटीग्रेशन x हो रहा है तो इंटीग्रेशन dt t प्लस c तो दहेज में आता है, चलो ठीक है दहेज में आया। इंटीग्रेशन dv, जब वेलोसिटी को इंटीग्रेट करेंगे इंटीग्रेशन dv, तो सर ये होगा v प्लस c। फील आई सबको? तो इंटीग्रेशन dx इज x, इंटीग्रेशन dx इज x, इंटीग्रेशन dt इज t, इंटीग्रेशन dv इज v। ठीक है सर, थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए और सवाल दे दो। चलो अब मैं तुम्हें दे रहा हूं इंटीग्रेशन t² dt। अब इसमें वेरिएबल है t, मसाला t की पावर समथिंग है और ये d मसाला है, तो बिल्कुल इंटीग्रेशन हो जाएगा। बस हमने जैसे x में सॉल्व किया था वैसे t में सॉल्व करना है। तो बताओ यहां पर किसके बराबर आएगा, ये किसके बराबर आएगा सर? t की खोपड़ी पर n+1 अपॉन n+1 प्लस सी, दैट इज इक्वल टू t³ 3 प्लस सी। बोलो आ गई हो क्या? आ गई हो। अब अंदर से थोड़ी सी खुजली हो रही होगी कि सर x की पावर -1 का क्या होगा, है ना। यहां तक तो सर पूरे चैंपियन हो गए हम। अब सर खुजली हो रही है कि n की वैल्यू -1 थी, वो आपने इतने टाइम से बचा रखा है, उसका क्या होने वाला है x की पावर -1 का। चलो मैं तुमसे ही पूछता हूं, चलो तुम बताना। देखो इतनी तरह से इसमें इतना मैजिक है ना बेटा, इसमें इतना मैजिक है, तुम्हें फील आ जाएगी पूरी की पूरी। देखो मुझे एक चीज बताओ, 1/x किसको डिफरेंशिएट करने पर 1/x आता है?
किस चीज को डिफरेंशिएट करें, किस चीज को डिफरेंशिएट करें, चलो बताओ किस चीज को डिफरेंशिएट करें। x की पावर -1 1/x होता है, किस चीज को डिफरेंशिएट करें बताओ। 1/x आता है या x की पावर -1, जो भी एक ही बात है, किस चीज को करने पर आता है। शाबाश, 2/x² को। नहीं बेटा नहीं आता है, 2/x² को करेगा, 1/x² का तो -2/x³ आता है डिफरेंशिएशन। अरे नालायको, हमने पढ़ा था ना, ln x को डिफरेंशिएट करते हैं, ln x को डिफरेंशिएट करते हैं तब जाकर 1/x आता है। आता है नहीं आता है बताओ। तो बताओ फिर 1/x को इंटीग्रेट करोगे तो वैसे भी क्या आना चाहिए, 1/x को इंटीग्रेट करोगे तो वैसे भी क्या आना चाहिए, ln x आना चाहिए। जब ln x को डिफरेंशिएट करने पर 1/x आता है तो 1/x को इंटीग्रेट करने पर ln x आना चाहिए। इसीलिए दो कारण हो गए देखो, इसीलिए वो फॉर्मूला 1/x के लिए होल्ड नहीं करता है। इसीलिए वो फॉर्मूला जो है इंटीग्रेशन 1/x dx में हम इसको लिखें x की पावर -1 dx, इट इज नॉट इक्वल टू x की पावर -1 + 1 अपॉन -1 + 1, नीचे 0 आ जाएगा। 1/0 x की पावर 0 अपॉन 0, 1/0 की फॉर्म आ गई है, 1/0 की फॉर्म आ गई है, 1/0 नहीं होता है ये, 1/0 नहीं हो सकता है ये। इसीलिए इसका जो आंसर आता है दैट इज इक्वल टू ln x। इसीलिए जो 1/x का इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन 1/x dx, आप कभी भूल भी गए, गलती से फॉर्मूला लगा भी दिया तो घबराना मत, नीचे 1/0 आ गया मतलब गलत है, इसलिए इसका होता है ln x। और मैथ्स में देखो सब चीज मैच करनी चाहिए, एवरीथिंग शुड बी मैचिंग। ln x का डिफरेंशिएशन 1/x, इसलिए 1/x का इंटीग्रेशन ln x। आ गए हो? तो ये रूल नंबर 2 हो गया, ये रूल नंबर 2 हो गया इंटीग्रेशन का। तो ये रूल नंबर 2 हो गया इंटीग्रेशन का। पहला रूल तो x की पावर n+1 अपॉन n+1 + c था, दूसरा हो गया 1/x dx इक्वल टू ln x + c। चलो अब जो है, अब थोड़े से और रूल पढ़ते हैं, ठीक है। तो तीसरा रूल क्या होता है, तीसरा रूल होता है अगर कोई कांस्टेंट टर्म है, कोई कांस्टेंट टर्म है, सर ये fx क्या लिखा हुआ है, fx मतलब कोई भी फंक्शन ऑफ x का है। तीसरा है जैसे डिफरेंशिएशन में होता है तो ये k बाहर आ जाता है, तो ये k बाहर आ जाता है, k बाहर आ जाता है, कांस्टेंट टर्म इंटीग्रेशन के बाहर आ जाती है। जैसे डिफरेंशिएशन के बाहर आती है वैसे इंटीग्रेशन के भी कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाती है। तो जैसे आपको इंटीग्रेशन 4x² dx करना है, 4x² dx करना है आपको इंटीग्रेशन, ठीक है। तो 4 को बाहर निकाल लो पहले, तो पहले 4 को बाहर निकाल लो। अब सिंपल क्वेश्चन बच गया, इंटीग्रेशन x² dx, इंटीग्रेशन x² dx सिंपल बन गया। अब इसको ऐसे ब्रैकेट में ले लो, 4 आपने बाहर निकाल लिया, 4 आपने बाहर निकाल लिया, 4 आपने बाहर निकाल लिया, तो भाई अब इसको कर डालो, तो दैट इज 4 बाहर आएगा। x² का इंटीग्रेशन कितना होता है, x² का इंटीग्रेशन होता है x की पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1 + c, ठीक है। c को चाहो तो 4c से मल्टीप्लाई कर दो, नहीं चाहो तो मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, c इज ऑलवेज c। पर हाँ ये इंपॉर्टेंट है, तो ये कितना हो गया 4 × x³ / 3 + c, तो ये हो गया 4/3 x³ + 4c। 4c को c लिख लो, c' लिख लो, कुछ भी लिख लो, इसमें फ़र्क नहीं पड़ता, मेन चीज़ तो ये है 4/3 x³। आया सबको समझ में? तो कांस्टेंट टर्म बाहर निकल जाती है, कांस्टेंट टर्म बाहर निकल जाती है। चलो अब मैं आपसे पूछता हूँ, देखता हूँ क्विकली कौन बताएगा। मैंने टफ पूछ लिया, सीधे टफ पूछ लिया, कांस्टेंट टर्म बाहर निकली, बस इसकी प्रैक्टिस करनी है। कांस्टेंट टर्म बाहर निकली, 3dx का इंटीग्रेशन कितना होगा, 3dx का इंटीग्रेशन कितना होगा? अरे सर 3 कांस्टेंट टर्म है, 3 कांस्टेंट टर्म है, तो शाबाश, तो 3 को बाहर निकाल लो, अंदर बच गया dx, शाबाश।
हमने बचपन में पढ़ा था, अभी थोड़ी देर पहले के बचपन में इंटीग्रेशन dx फील्ड से भी पढ़ा था, फॉर्मूले से पढ़ा था, x आता है तो 3x प्लस सी। अब यहाँ कंफ्यूजन में मत आना सर 3c आएगा ना, अरे 3c हो c डैश हो एक ही बात है। वो जो आप सोच रहे हो वो ये सोच रहे हो आप 3x dx सोच रहे हो बेटा आप। 3x dx और 3dx में डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस समझ में आया। एक यहां पर 3x है, यहां पर 3 है सिर्फ। चलो ये सॉल्व करो, ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 2, ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 3। बहुत बढ़िया सर, इसमें क्या है 3 बाहर आएगा, लो भाई 3 बाहर आ गया, x dx करा हमने यहाँ पर और बन जानी लाइफ। x dx का इंटीग्रेशन मतलब x की पावर 1 का इंटीग्रेशन, 3 आराम से बाहर आराम फरमाना है, x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस सी। ठीक है, तो ये हो गया 3/2 x स्क्वायर प्लस 3c कुछ भी ले लो यार एक ही बात है। अरे बेटा ले इसको 3c कर ले यार, तू बुरा मत मान, x प्लस सी 3c कर लो इसको यार, लो। चलो एग्जाम्पल 2 वापस से करते हैं, जब तक मैं चलो तुम्हें थोड़ा से और वो दे देता हूँ, इसमें बहुत प्रैक्टिस करनी है इसमें हमको। तो चलो इंटीग्रेशन 5x की पावर 4 ये करो, चलो है ना। नेट निकाल के तुम तो नेट निकाल के लास्ट ही लास्ट में c जोड़ देना, c अंदर मत लो, c को लास्ट ही लास्ट में जोड़ देना, c को, है ना। चलो इंटीग्रेशन थोड़ा मुश्किल करता हूँ, 4√x dx इंटीग्रेशन 4/x³ dx इंटीग्रेशन 5x dx। चलो हाँ, अब जिनको 3dx में डाउट है, जिनको 3dx में डाउट है, जिनको 3dx में डाउट है, देख बेटा यहाँ क्या लिखा हुआ है 3 इंटीग्रेशन dx, और इंटीग्रेशन dx मतलब क्या होता है हमने पहले भी देखा था। इंटीग्रेशन dx का मतलब होता है इंटीग्रेशन x की पावर 0 dx, और x की पावर 0 dx का मतलब क्या होता है x की पावर 1 अपॉन 1। तो इंटीग्रेशन dx इज इक्वल टू x होता है, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व करें, 5 बाहर निकालो, बच गया, और यार मैंने dx नहीं लिखा, सॉरी dx आएगा यहाँ पर, x की पावर 4 dx बच गया। तो ये कितना आएगा, 5 बाहर निकाल लेता हूँ, x की पावर 4 मतलब x की पावर 5 अपॉन 5, बाद में लगा दूंगा c, कहीं भी लगा सकते हैं c, कोई टेंशन नहीं है ना। अब ये 5 से 5 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा x की पावर 5 प्लस c। अपन अब c लगाने का कार्यक्रम एकदम लास्ट में रखेंगे, अब से सब कैलकुलेट करने के बाद में लास्ट में ससुराल से एक c ले आएंगे हमारे घर में, ठीक है, और उसको लास्ट में चिपका देंगे। सर ससुराल से c तो नहीं आता है, हाँ नहीं आता है, पर ठीक है यहाँ आता है ना। अब 4 इंटीग्रेशन, तुम मेरी डांट पड़वाओगे नालायकों, ससुराल ससुराल की बातें करते हुए, तुम तो फ्री हो जाते हो। चलो अब √x है, x की पावर हाफ है, तो भाई 4 x की पावर हाफ मतलब x की पावर हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1, तो कितना आ गया 4 इंटू एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3/2। 3/2 उचक के ऊपर आएगा, 4 बाहर है, तो ये आ जाएगा 2/3। ये बेसिक मैथ्स का पार्ट हो गया, x की पावर 3/2 तो 8/3, तो ये हो गया 8/3, 8/3 ये हो गया 8/3 x की पावर 3/2। फिर ससुराल से लेके आ जाओ एक c, ठीक है, आ गया सबका आंसर ये राइट। सर ये ससुराल से c लाने में बड़ा मज़ा आता है ना, हाँ
ठीक है बेटा, जब हो जाएगी ना तब पता पड़ जाएगा तुम्हें फिर, ठीक है। अभी तो बड़ा मज़ा आ रहा है, सही है। चलो अब x को ऊपर ले जाना पड़ेगा इसमें, अब इसको ऊपर लेके जाओ तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन 4x की पावर -3 dx। तो ये इसका आंसर लिख देता हूँ मैं, 4x की पावर -2 अपॉन -2 प्लस c। ये कट जाएगा इससे, तो ये आ जाएगा -2x -2 प्लस c। तो अभी तो बेसिक इंटीग्रेशन कर रहे हैं अपन, ये बेसिक इंटीग्रेशन कर रहे हैं, पर तुम्हें मेजरली अगर तुम नीट की तैयारी कर रहे हो ना तो भाई तुम्हें इस लेवल के दिखेंगे, इससे ज़्यादा पे जाते ही नहीं है, इनमें ही सही कैलकुलेट कर ले वो सही है। अब जिनके पास में मैथ्स होती है उसमें खतरनाक दिखते हैं इंटीग्रेशन, पर हमें क्योंकि इंटीग्रेशन भाई जो नीट के लिए पढ़ते हैं उनको इंटीग्रेशन फिजिक्स में काम में लेने के लिए पढ़ना होता है, उनको मैथ्स के लिए नहीं पढ़ना होता है इंटीग्रेशन। मैथ्स में जब इंटीग्रेशन आता है पूरा 10-12 लेक्चर का टॉपिक होता है भाई वो, लेकिन हमें वहाँ तक जाना नहीं है ना, उनको बायो नहीं पढ़नी होती है ना, तो इसलिए ठीक है। चलो तो भाई इसमें अब 5 बाहर निकाल लो, क्या बच गया x dx, बस हो गया। तो ये आ जाएगा 5/2x² प्लस ससुराल का c, है ना, ठीक है, वेरी गुड। अब देखो, अब जैसे डिफरेंशिएशन में हमने पढ़ा था, मान लो प्लस आ जाए बीच में, अब बिल्कुल सिंपल है। अब जैसे सपोज करो इंटीग्रेशन x² प्लस x³ प्लस हो रहा है इंटू dx आ जाए, तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, ये प्लस के फंक्शन में 2 बार इंटीग्रेट हो जाता है, तो बिल्कुल सिंपल है, x² dx प्लस इंटीग्रेशन x³ dx। और यहाँ अगर माइनस हो गया, यहाँ अगर माइनस हो गया x² माइनस x³ dx, तो यहाँ पर भी इंटीग्रेशन x² dx माइनस इंटीग्रेशन x³ dx। पूरा सॉल्व करने के बाद में, सब कुछ सॉल्व करने के बाद में लास्ट में ससुराल से c लेके आ जाना, ठीक है ना। पहले लुगाई तो आए फिर ही तो c आएगा, पहले सी की चिंता करोगे तो लुगाई भी नहीं आएगी। तो हमेशा कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में सी के लफड़े मत रखा करो, सी एकदम लास्ट में पुटअप करा करो, ठीक है ना। अब बताओ, ये तो सिंपल है सर, सिंपल है, वो भी सिंपल है, सिंपल 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 वेरी सिंपल भाई। इंटीग्रेशन ये क्या हो जाएगा x³/3, ये क्या हो जाएगा x⁴/4। अब लास्ट में एक इकलौता सी ले आओ, यहाँ पर क्या आ जाएगा, जहाँ प्लस था वहाँ प्लस, जहाँ माइनस था वहाँ माइनस, तो x³ माइनस x⁴/4 प्लस c। अच्छी बात यह है हमें इसमें प्रोडक्ट और मल्टीप्लिकेशन नहीं पढ़ना होता है, अच्छी बात यह है हमें इसमें प्रोडक्ट और डिवीजन नहीं पढ़ना होता है इंटीग्रेशन में, प्लस माइनस तक ही काम चल जाता है अपना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो कुछ साइन एक्स माइन एक्स के भी देख लेते हैं, ये तो हमने कर ही लिया, ठीक है। अब देखो, अब साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है, जो रूल्स हैं ये रूल्स में आ रहे हैं, सारे रूल्स में आ रहे हैं। ये साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स। क्यों, हमें पता है भाई, क्योंकि साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, इसलिए कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है, और साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है। तो इसमें उल्टा हो जाता है मामला, इसमें उल्टा हो जाता है, कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, क्योंकि डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है इंटीग्रेशन, इसलिए जो साइन डिफरेंशिएशन में होते हैं उसके उल्टे साइन इंटीग्रेशन में आ जाते हैं। डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है इंटीग्रेशन, इसलिए साइन भी उल्टे हो जाते हैं, ठीक है। 1/x का ln x और e⁻x का e⁻x, तो ये 4 फॉर्मूले अच्छे से याद रखने हैं। तो पूरे इंटीग्रेशन में अगर अपन बात करें, तो आपको सिर्फ 5 फॉर्मूले याद रखने हैं। ये तो 4 और एक जो अपन ने पढ़ा था x⁻n dx इज इक्वल टू x⁻n+1 अपॉन n+1 प्लस c। इन 5 में पूरे इंटीग्रेशन की दुनिया आपकी समझ जाएगी, बस, ठीक है।
तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स साइन एक्स, 1/x का ln x और e की पावर x का e की पावर x। और देखो कोई अगर कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन भी कभी फंसा मान लो तो उसको मैं चैप्टर के साथ में कवर करा दूंगा तब। वैसे नीट में रेयरली फंसता है, और जो जेई में बच्चे पढ़ते हैं उनको मैथ्स में सारा इंटीग्रेशन एकदम डेप्थ लेवल पे पढ़ाते हैं। भाई इस बार का भी पेपर देखें, मतलब 50 साल का भी आप पेपर देख लो तो भी उसमें आपको कोई नीट के पर्टिकुलर पेपर की बात करें तो कोई ऐसे कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा फंसते हुए नहीं मिलेगा। एक आध दो जो मिलेंगे वो अपन जिस चैप्टर में काम आएगा उस चैप्टर में कर लेंगे। जैसे मान लो इलेक्ट्रोस्टैट में काम आया, कोई एक बहुत अपन ने तगड़ा एकदम एडवांस लेवल का सवाल कराओ, उसमें कराऊंगा वो आपको एक सवाल वैसा बहुत तगड़ा, वो इंटीग्रेशन जिसमें बहुत तगड़ा फंसता है, मतलब खतरनाक, मज़ा आ जाएगा, रोंगटे खड़े हो जाएंगे सर ये क्या करा दिया आपने। बाकी फिर सवाल बच्चे सवाल लगेंगे एकदम, उसका इंटीग्रेशन तब की तब बता दूंगा, ठीक है ना। चलो है ना, अब इसकी प्रैक्टिस करते हैं। चलो अब जितना भी पढ़ा है ना सब प्रैक्टिस कर लेते हैं। मुझे सबके सारे बच्चों के ना आंसर सही चाहिए, तो हमें इंटीग्रेशन निकालना है x³ प्लस 1/x प्लस साइन x माइनस 3 cos x। पहला सवाल ही धांसू। सर क्या कर रहे हो आप ये रुक जाओ अभी, है ना, -3 cos x प्लस 5 e की पावर x। चलो ये करो अब सवाल, इसको तोड़ लो भले। इंटीग्रेशन x³ dx प्लस इंटीग्रेशन 1/x dx माइनस इंटीग्रेशन साइन x dx, सॉरी प्लस था, माइनस इंटीग्रेशन 3 cos x dx प्लस इंटीग्रेशन 5 e की पावर x dx। अब एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं। x³ का होता है x की पावर 4 + 4, ये तो निपटा। 1/x यहाँ पर प्लस है तो प्लस का प्लस, 1/x का आ गया ln x। साइन x का अभी यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस, साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x। सारे c मिलाकर एक लास्ट में लगा देंगे। अब माइनस का माइनस है, 3 बाहर आएगा, cos x का इंटीग्रेशन बच जाएगा, प्लस का प्लस आएगा 5, e की पावर x का इंटीग्रेशन बच जाएगा। तो ये हो गया x की पावर 4/4 प्लस ln x प्लस माइनस 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 cos x माइनस 3, cos x का होता है साइन x, cos x का होता है साइन x। उल्टा हो जाता है इंटीग्रेशन में, साइन भी उल्टे हो जाते हैं, इसलिए डिफरेंशिएशन में c का डिफरेंशिएशन माइनस आता था, इसलिए यहाँ पर इंटीग्रेशन में cos का साइन ही आएगा। ये माइनस तो क्वेश्चन का माइनस है, प्लस 5 e की पावर x का होता है e की पावर x, और एक ससुराल का c, डिफरेंट कलर से लगा रहा हूँ मैं, प्लस c। ये कहलाता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, ये कहलाता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है ना। CPPs भी कर लेंगे डिस्कस, कोई दिक्कत नहीं उसमें, पर मैं सोच रहा हूँ इंडेफिनेट भी पढ़ा देता हूँ, वो सिंपल है ताकि तुम घर पे उसकी प्रैक्टिस कर लेना, है ना। देखो अब क्या हुआ, ये तो भाई आपने सॉल्व कर लिया, इसको आपके बहुत सारे सवाल में आपको प्रैक्टिस करा दूंगा, बहुत सारे सवाल, ठीक है ना। चलो कुछ एक सवाल, कुछ एक फॉर्मूले, मिससेलेनियस इंटीग्रेशन के जो पार्ट है ना वो डेफिनेट पढ़ने के बाद कर लेंगे, कुछ एकदम और अच्छे लेवल के इंटीग्रेशन। पहले बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करते हैं अपन इसमें। अब देखो भाई अभी क्या होता है, अभी जैसे हमने VDT कैलकुलेट करा, अब जैसे सपोज करो, ध्यान से सुनना, अब एक चीज बहुत केयरफुली सुनना, तुम इसमें तो चैंपियन बन गए। अब एक मान लो एक पार्टिकल चल रहा है, 5 मीटर पर सेकंड से, 5 मीटर पर सेकंड से पार्टिकल चल रहा है। बताओ इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, कौन बताएगा, हैंड्स अप करो फटाफट से। चलो हम पूछते हैं, आयुष से पूछते हैं। हाँ बेटा आयुष, बता बेटा।
परफेक्ट तो उसमें टाइम पता होना चाहिए, डिस्टेंस टाइम पे। यस, वेरी गुड। सर आप ये तो बताओ कि कितने टाइम में, चल बेटा मैं तेरे को बताता हूं, t=1 से चालू कर, अब बता कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी। सर लेकिन सात तक टाइम, मतलब सात टाइम पे एंड हो रहा है वो भी पता है। यस, वेरी गुड बेटा, शाबाश। तूने दिल जीत लिया, मेरे को लगा यार ये मेरी बातों में आ जाएगा और बोल देगा सर 50 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, पर ये छोरा तो आया नहीं। मतलब बहुत इसने कॉन्फिडेंटली जो जवाब दिया एकदम कि सर टाइम इंटरवल होना चाहिए। सर आप ये बताओ कि कहाँ से कहाँ तक निकालनी है, t=2 से लेकर t=5 सेकेंड तक, यहाँ से यहाँ तक। अब हर बच्चा बता देगा कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा, बोलो, अब हो जाएगा ना। तो बस अब जब मैंने आपसे पूछा आप सम निकालो, सम निकालो, जैसे अब मान लो कोई एक पार्टिकल इस वेलोसिटी के साथ में ट्रैवल कर रहा है, उसका मैं वेलोसिटी टाइम या स्पीड टाइम आपको ग्राफ दूं, उसका स्पीड टाइम आपको ग्राफ दूं, उसका ये टाइम है, ये उसकी स्पीड है, मान लो ये स्पीड है ना, v स्पीड ले लो यहाँ पर, और वो पार्टिकल सपोज करो ऐसे ग्राफ से ट्रैवल कर रहा है, वो यूं ट्रैवल कर रहा है वो। अब आपको इसमें डिस्टेंस अगर निकालना है तो आप एक सवाल पूछोगे कि सर आप ये तो बताओ कहाँ से लेकर कहाँ तक, किस टाइम से लेकर किस टाइम से लेकर t1 से लेकर t2 तक, t1 से लेकर t2 तक, इन दो टाइम के बीच में हम इस ग्राफ का एरिया निकाल लेंगे, इस ग्राफ का एरिया निकाल लेंगे। तो इंटीग्रेशन में आपने लिमिट लगा दी, एक लोअर लिमिट कहाँ से और एक अपर लिमिट कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक, तो आपने दो लिमिट दे दी इंटीग्रेशन में। तो जब आप इंटीग्रेट कर रहे हो v dt को, तो जो d के बाद क्वांटिटी होती है, जो d के बाद क्वांटिटी होती है, ये जो मसाला होता है इसकी लिमिट लगती है t1 से t=t1 से t=t2 तक, इसको इंटीग्रेट करो, इसको अपन कहते हैं लिमिट्स। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज डेफिनेट इंटीग्रेशन। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज डेफिनेट इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं उसको? डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन, उसमें लिमिट होती है, इस टाइम की ही लिमिट होती है उसमें, कहाँ से कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक हमने डिफाइन कर दिया इंटरवल, इसलिए इसका नाम क्या है? डेफिनेट इंटीग्रेशन। अब वो डिफाइन है डेफिनेट इंटरवल में, इसलिए उसका नाम क्या है? डेफिनेट इंटीग्रेशन। फील आई इसको हम डेफिनेट इंटीग्रेशन क्यों बोल रहे हैं? इसलिए इसको डेफिनेट बोला जाता है कि भाई आपने अब एक लोअर लिमिट बता दी, इसको कहते हैं लोअर लिमिट, और इसको कहते हैं अपर लिमिट, इसको कहते हैं अपर लिमिट। लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक का इंटीग्रेशन हमें करना है, ठीक है? इसकी काफ़ी प्रैक्टिस करनी है हमको, राइट? चलो, तो आज अपना जो होमवर्क है, आज अपना जो होमवर्क है दैट इज CPP नंबर 4। तो होमवर्क जो है दैट इज CPP नंबर 4, उसको सबको अच्छे से करके लेके आनी है। चलो ठीक है ना, बढ़िया। इसको कल रिवाइज करके आना पूरे लेक्चर को। आई वॉन्ट योर इंटीग्रेशन टू बी सुपर स्ट्रॉन्ग, है ना?